असर सत्यमेव जयते का देखिए क्या असर हो रहा है। आज हम बात करेंगे सत्यमेव जयते के उस एपिसोड की जिसमें भ्रष्टाचार की बात हुई, जिसमें 30 लाख से ज्यादा मिस कॉल आए हैं। हमारे साथ आमिर खान, हमेशा की तरह आमिर स्वागत है आपका, और हमारे साथ सत्यजीत भटकल, शो के डायरेक्टर, और को डायरेक्टर स्वाति भी हैं। आमिर, सबसे पहले इस मुद्दे की बात जिसका असर देखिए क्या देखने को मिल रहा है। पब्लिक सर्विसेज ग्रीवेंसेज एक्ट, पब्लिक सर्विसेज ग्रीवेंसेज एक्ट यानी कि शिकायतकर्ता निवारण कानून हमारे देश में लागू किया जाए। सत्यमेव जयते शो के जरिए उठी आमिर की इस आवाज को देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी सुन लिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। शिकायत निवारण संबंधी नागरिक अधिकार विधेयक 2011 में दूसरे सूचना का अधिकार कानून साबित होने की क्षमता है। हम इसे जरूर पारित कराएंगे। बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए तय समय के भीतर जमीनी स्तर पर जन शिकायत निवारण किया जाना बेहद जरूरी है। क्या हम चाहते हैं कि देश के हर राज्य में और हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर खोला जाए। सत्यमेव जयते शो के अपने पहले एपिसोड में आमिर ने बलात्कार का मुद्दा उठाते हुए वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बनाने की मांग उठाई थी। इस मांग को भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस ने कहा है कि सभी अस्पतालों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स खोले जाएंगे। ये सेंटर बलात्कार और घरेलू हिंसा के केस में मेडिकल, कानूनी, मानसिक और सामाजिक स्तर पर मदद मुहैया कराएंगे। देश में एक ईमानदार पुलिस व्यवस्था न, हमारी पुलिस इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाती है? दोस्तों, हमने भी इस बारे में जानने की कोशिश की। यही नहीं, अपने दूसरे एपिसोड में आमिर ने पुलिस सुधार का मुद्दा उठाया था। इस मांग को भी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस बल को आधुनिक बनाने का काम जारी रखा जाएगा। ये तय किया जाएगा कि पुलिस कर्मियों को बेहतर ट्रेनिंग मिले, उन्हें लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। कांग्रेस पुलिस सुधारों को लागू करने को प्राथमिकता देगी। केरल में राज्य सरकार के जरिए खर्च होने वाले पैसे का 1/3 सीधे ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, और वो भी बिना किसी शर्त के। पंचायतें इस पैसे के खर्च का फैसला ग्राम सभा के जरिए करती हैं। आमिर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिखाए गए एपिसोड में पूरे देश में ग्राम सभा और मोहल्ला सभा की जरूरत बताई थी। अपील की गई थी कि ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि गांव के लोगों को जैसे ग्राम सभा का अधिकार मिला है, वैसे ही शहर में हमें मोहल्ला सभा का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम अपने इलाके के स्थानीय मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर खुद फैसले ले सकें। यही नहीं, आमिर ने आंध्र प्रदेश की तर्ज पर दूसरे राज्यों में सोशल ऑडिट को भी जरूरी बताया। बैठकर सिर्फ कागजों पर ही होती है। आंध्र प्रदेश में ये सामाजिक जांच, ये सोशल ऑडिट्स किस पैमाने पे हो रहे हैं? पूरे राज्य में हो रहा है। आज तक करीब 200 करोड़ से ऊपर सरकार ने माना है कि पैसे का मिसयूज जो है हुआ है। 25 और 30 करोड़ के बीच रिकवरीज, पब्लिक रिकवरीज हुए हैं। आमिर के उठाए कुछ मुद्दों को कांग्रेस का साथ तो मिल गया है, लेकिन इंतजार उस वक्त का है जब आमिर के उठाए सभी मुद्दों पर अमल किया जाएगा। मेरा भारत महान शायद नहीं है, लेकिन होगा, बहुत जल्द होगा, और उसको मैं बदलूंगा। तो आमिर, अभी तो एक पार्टी का मैनिफेस्टो आया और बड़ी पार्टी का मैनिफेस्टो आया, और उसमें कम से कम इतने मुद्दे तो शामिल हुए। मुझे बड़ी खुशी है कि ये मुद्दे शामिल हुए हैं मैनिफेस्टो में, और हम चाहेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टोज में इन बहुत ही अहम मुद्दों को शामिल करें और इन इश्यूज़ पे अपनी सफाई दें कि उनका क्या नज़रिया है इन इश्यूज़ पर, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं जो हर एक कॉमन इंसान को छूते हैं, उसकी ज़िंदगी पर फ़र्क डालते हैं। तो ये तो बहुत ही अहम मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने मैनिफेस्टो में डालें तो हमें जनता को, देश की जनता को खुशी होगी इससे। तो आज बात करेंगे सब बड़ी पार्टियों के नेताओं से। हमारे साथ कपिल सिब्बल साहब जुड़ रहे हैं, कानून मंत्री, और अभी चांदनी चौक से उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस की तरफ से। सिब्बल साहब, आमिर का सवाल है आपसे। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए, पूछिए। Good evening, sir. I'm very well, sir. How are you? Good evening. Sir, my question to you is that हम हिंदी में ही बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सोशल ऑडिट्स हुए हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने ही ये शुरू किया है,
लेकिन ये कांग्रेस के बाकी राज्यों में हम क्यों नहीं देखते कि सोशल ऑडिट्स हो रहे हैं? क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार है, तो वहां पर ये सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? होने चाहिए, तो मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश ने मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि ऑडिट्स होने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो हमारी सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, सोशल ऑडिट बड़ा जरूरी है कि जब तक सोशल ऑडिट नहीं होगा तो हमें इस बात का इल्म नहीं होगा कि पैसा जा कहां रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है, पर पैसा बर्बाद हो रहा है या उसका सही उपयोग हो रहा है। जी, लेकिन कपिल जी, लेकिन कपिल जी, ये तो इस बात से तो हम सब सहमत हैं कि सोशल ऑडिट्स होने चाहिए, हम सब अग्री करते हैं इस पे कि सोशल ऑडिट्स होने चाहिए, लेकिन क्यों, क्या बात है राज्य सरकारें करेंगी ना, आपको मालूम है। तो राज्य सरकार आपकी तो है, केंद्र, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि राज्य सरकारों को ये आदेश देना चाहिए, जो हमारी अपनी सरकारें हैं, कि जहां जहां पैसा खर्च होने को जाता है, जिस योजना में खर्च होने को जाता है, तो निश्चित रूप से वहां सोशल ऑडिट होना चाहिए, और हम अपनी सरकारों को जरूर ये बात कहेंगे। लेकिन अब दो राय है नहीं, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोशिश की गई थी सोशल ऑडिट्स कराने की, राजस्थान में भी आपकी सरकार थी उस वक्त, तो वहां पर फिर वो नहीं लाया गया सोशल ऑडिट्स। क्या बात है? आप अपने राज्य सरकार से अभी तक, आज तक क्यों नहीं बोला ये बात? रेजिस्टेंस होती है ना, आपको मालूम है कि जब खर्चा कहीं जाता है तो देखिए, जैसे हमारी केंद्र सरकार है, जब हम सर्व शिक्षा अभियान में खर्चा देते हैं किसी राज्य सरकार को, या स्वास्थ्य के मामले में कोई खर्चा देते हैं, तो जो राज्य सरकार है वो कहती है कि साहब आपने हमें पैसा दे दिया, इसके बाद कैसे हम खर्चें, किस तरह खर्चें, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब किसी संस्था को पैसा जाता है, आपका कहना सही है कपिल जी कि राज्य सरकार को इसमें तय करना है, लेकिन मेरा यह सवाल है कि चूंकि कांग्रेस की ही राज्य सरकार है, तो कांग्रेस की हाईकमांड को क्या दिक्कत है कि अपने जो चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछें कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे हैं सोशल ऑडिट्स अपने स्टेट में, अपने राज्य में? नहीं, वो बात नहीं, ये चर्चा होती है, लेकिन कोई केंद्र सरकार इस पे कोई निर्णय लेकर किसी राज्य सरकार को डायरेक्शन नहीं दे सकती। नहीं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, तो हम अपने मुख्यमंत्री से जरूर, नहीं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है, अब मैं भी समझ रहा हूं, मुख्यमंत्री को हम कहते हैं, कई बार कहते हैं, ऐसी बात नहीं है केंद्र सरकार की और हमारी पार्टी नहीं कहती, कई बार कहती है कि जो खर्चा हो रहा है वो सही खर्चा होना चाहिए, उसका सही उपयोग होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन होता क्या है कि इसके पास हमारे साधन भी नहीं है। किस तरह से सोशल ऑडिट हो, कौन सी अकाउंटिंग प्रोसीजर किया जाए, कौन उस पर निगरानी करेगा, ये अपने आप में एक और व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। और आंध्र प्रदेश में तो बहुत कई प्रपोजल नहीं बनी हुई। जी, आंध्र प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह चल रहा है, और आंध्र प्रदेश में तो बड़ी कामयाबी मिली है उनको, करीबन 8,000। प्रॉब्लम यह है कि आंध्र प्रदेश में हुआ है, बिकॉज आंध्र प्रदेश में आईटी कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त तरीके से हर जगह पे पहुंची है, लेकिन बाकी प्रदेशों में वो कनेक्टिविटी नहीं पहुंची। अगर आप कनेक्टिविटी करोगे, और सोशल ऑडिट तो तभी सफल होगा जब पूरी तरह से कनेक्टिविटी होगी। नहीं कपिल जी, आई डोंट थिंक कनेक्टिविटी है ही नहीं। आई डोंट थिंक कनेक्टिविटी वाज द इशू इन आंध्र प्रदेश। मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश की जो सीएम थे उनका एक पॉलिटिकल विल था कि वो करना चाहते थे, ये मेरी समझ है कि इसलिए ये मुमकिन हुआ आंध्र प्रदेश में, और हम चाहेंगे कि सारे राज्यों में ये लागू हो सोशल ऑडिट्स, क्योंकि ये वाकई एक कॉमन मैन को ताकत देता है। और भ्रष्टाचार जो हम देखते हैं, जैसे राजीव गांधी ने बताया कि पैसा पहुंचते पहुंचते बहुत कम पहुंचता है लोगों तक, सुविधाएं पहुंचते पहुंचते बहुत कम पहुंचती हैं, तो सोशल ऑडिट से ही ये ठीक किया जा सकता है, और हम चाहेंगे कि सारी राज्य सरकारें इसको लागू करें। नहीं, हम भी यही चाहेंगे। साथ साथ में जो हमने आधार स्कीम बनाई है, जो हमने आधार के द्वारा एक आइडेंटिटी हर शख्स को नंबर दिया है, अगर वही आधार स्कीम के द्वारा सभी जो हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा आम आदमी के पास पैसा पहुंचना चाहिए, अगर आधार के द्वारा या हो तो अपने आप में सोशल ऑडिट हो जाएगा। हम बड़ी प्रयास करें। चलिए, हम इसका सोल्यूशन अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताऊं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये सोशल ऑडिट्स हर राज्य में आएंगे। आप कांग्रेस अपने लेकिन ये आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट ही इतने ज्यादा आधार पर हम नहीं रुकते, हम दूसरी चीज पे आते हैं। मुझे ये पूछना है कि मोहल्ला सभा क्यों नहीं होती जहां जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि एक मॉडल नगर राज बिल केंद्र सरकार ने पास किया था, मतलब एक बनाया था मॉडल नगर राज बिल जो राज्य सरकारों को अपनाना था,
उसके बावजूद महाराष्ट्र जैसा जो राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर क्यों मेरे मोहल्ले में मोहल्ला सभा क्यों नहीं होती? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि मोहल्ला सभा जब तक संविधान में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जब तक मोहल्ला सभा का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सवाल है, वो संविधान में इंक्लूडेड है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम नगर पालिका, जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायत है, उनको हम पैसा दे सकते हैं। लेकिन जब आप मोहल्ला सभा पे जाओगे तो अभी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिकार मोहल्ला सभा को कोई एडमिनिस्ट्रेशन दे नहीं सकती। तो जो आपका सवाल है वो अपने आप में उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या मोहल्ला सभा को किस तरीके से पैसा दिया जाए और कैसे अधिकार दिया जाए, वो तभी होगा जब संविधान में संशोधन हो, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। सिब्बल साहब नमस्ते, मैं भी इस शो से जुड़ा हूं एज द डायरेक्टर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो मॉडल नगर राज बिल है वो एक्चुअली केंद्र सरकार ने बनाया, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया था। तो जाहिर है कि यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए वो पूरा बिल बनाया। कहने की बात यह है कि हर राज्य को उस बिल को अपनाना था ताकि JNNURM का पैसा मिले। हुआ यह है कि JNNURM का पैसा आ रहा है, सो कॉल्ड नगर राज बिल पास हुआ है, लेकिन जिस फॉर्म में नगर राज बिल केंद्र सरकार ने बनाया था, किसी भी राज्य सरकार ने उसे अपनाया नहीं है। तो एक लीगल फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, लेकिन वो अपनाया नहीं है। ये क्यों? बिल हम बना सकते हैं, हम व्यवस्था रख सकते हैं, लेकिन उसका अपनाना राज्य सरकार का अधिकार है। और राज्य सरकार कोई उसको अपनाती है, कोई नहीं अपनाती। हम राज्य सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते ऐसे बिल। सिब्बल साहब बात सही है कि आप थोप नहीं सकते, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं जो आप पहले कह रहे थे। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप मोहल्ला सभा की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, बिकॉज मॉडल नगर राज बिल में, मॉडल नगर राज बिल जो है उसमें मोहल्ला सभा का जिक्र है, उसका प्रावधान है। वो तो नहीं, वो बिल ऐसा नहीं कर सकता, समझिए आप। बिल तो एक मॉडल बिल है जी, और मॉडल बिल के द्वारा आप राज्य सरकारों को कहते हो कि ऐसा बिल आप लेजिस्लेशन में लाओ और लेजिस्लेशन करके उसको अधिकार दो। लेकिन आप तो एक स्कीम की बात कर रहे हो। जब मोहल्ला सभा के खर्चे की बात आती है तो एक स्कीम के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। मोहल्ला सभा को सभी स्कीमों के अंतर्गत उनको खर्चा करने का अधिकार होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब संशोधन होगा। तो क्या आप चाहते हैं, कांग्रेस का क्या विचार है इस पे? क्या कांग्रेस चाहेगी कि मोहल्ला सभा हो? क्या कांग्रेस चाहेगी कि ये हम लाया जाए, ये मोहल्ला सभाएं हो देश भर में? क्या आप चाहेंगे? ये तो चर्चा की बात है आमिर भाई, इस पे मैं ना टिप्पणी कर सकता हूं, ना मुझे करनी चाहिए। ये बड़ी भारी चर्चा की बात है। आज के दिन भी जब हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसा देते हैं या पंचायतों को पैसा देते हैं, राज्य सरकार वो भी नहीं चाहती। जो अधिकार संविधान के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अधिकार हमने नगर पालिका को, अपने पंचायतों को दिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिए, राज्य सरकार देना ही नहीं चाहती। डेवोल्यूशन ऑफ पावर आज तक नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि वो जो पर्स स्ट्रिंग्स हैं अपने उसके हाथ में रहें। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं मोहल्ला सभा तो और आगे बात है। हम चाहते हैं आप क्या, हम ये सुनना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? व्यक्तिगत मैं तो चाहता हूं कि पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हो, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा ना हो कि जहां जो काम हो भी रहा है वो भी रुक जाए। नहीं, क्या इसमें ऐसा कुछ नेगेटिव देखते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूं कि होना चाहिए इन प्रिंसिपल, पर उस पर पूरी तरह से व्यवस्था बननी चाहिए। अगर व्यवस्था बगैर हमने ऐसा कोई काम किया तो उसका नुकसान भी बड़ा हो सकता है। कपिल साहब, ये शिकायतकर्ता निवारण कानून जो है, जो बिल था पार्लियामेंट में, वो क्यों पास नहीं हो पाया और आपके क्या विचार हैं उस पर? क्या आप चाहेंगे कि वो बिल आए? ये तो विपक्ष से पूछना होगा। हम तो चाहते थे कि सारे बिल ये पास हों, लेकिन विपक्ष ने कोई ये बिल आने नहीं दिया पार्लियामेंट में। हमने बड़ी कोशिश की, चाहे वो भ्रष्टाचार के प्रति था, चाहे वो दूसरे बहुत अहम बिल थे, कोई विपक्ष ने पास ही नहीं होने दिए। और हम कहते रह गए। शिक्षा के कानून, शिक्षा के कई कानून थे जो मैंने पहले 100 दिनों में बनाए थे, आज तक वो उन्होंने पास नहीं होने दिए। अब जब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष इकट्ठा नहीं सोचेगा हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में,
तो निश्चित रूप से अगर ठोस पहुंचेगी तो हिंदुस्तान के भविष्य को ठोस पहुंचेगी। तो और हमें राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर ये सोचना चाहिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं देश के सामने जो पॉलिटिक्स से अबव हैं, पॉलिटिक्स से ऊपर है, और हमें इकट्ठी राय करके वो आगे काम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये एक बिल है जो बहुत अच्छा बिल हमें समझ में आ रहा है, शिकायतकर्ता निवारण कानून, और हम चाहेंगे कि आप इसे लाएं और जो नई सरकार बने, चाहे वो आपकी बने या किसी और की बने। आपकी सरकार ना बनी कपिल सिब्बल साहब तो भी क्या सपोर्ट करेंगे अगर कोई दूसरी सरकार लाती है इसको? तो अरे क्यों नहीं, हमारी सरकार बनेगी, यूपीए 3 बनेगी और हम ही बिल लाएंगे, आप फिक्र ना करो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष में अगर पहुंच गए तो फिर आप भी उसी तरह हो जाएंगे? आप काहे को घबराते हो भैया? जब तक हम विपक्ष में थे तो हमने पूरा साथ दिया था सत्ता पक्ष का, कभी हमने कोई बिल नहीं रोका था। एक आखिरी सवाल है, रोक लिया, हमारा कोड रोक लिया, ये सारे बिल रोक दिए हमने। कभी जब विपक्ष में बैठे थे तो हम हिंदुस्तान के हित के बारे में सोचते थे, हम अपने हित के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। हम एक आखिरी सवाल है कपिल साहब, ये कि आपकी क्या राय है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या वो आरटीआई के तहत आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? नहीं, देखिए यहां तक जो आज तक कानून बना हुआ है, और इसमें आमिर भाई इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, बहुत गंभीर मामला है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई एंटिटी नहीं होती। इट इज ओनली रजिस्टर्ड अंडर द इन द इलेक्शन कमीशन एंड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो क्या आप चाहेंगे कि एंटिटी नहीं होती? तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों को जवाब देने में एकदम खुले तरीके से सामने आए? और हम क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को सवाल पूछें, चाहे वो आरटीआई के तहत ना हो, हम कोई सवाल पूछें तो उसका जवाब हमें मिलेगा? नहीं, जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पैसा देता है हमें, देखिए जहां तक 20,000 के अबव की डोनेशन है वो हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है, इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करनी पड़ती है और इनकम टैक्स को डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। जहां तक 20,000 से कम की डोनेशन है वो इंडिविजुअल डोनेशंस है। अगर इंडिविजुअल का पता चल जाए तो विपक्षी दल उस इंडिविजुअल को टारगेट करेंगे। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बड़ी सीरियस हैं, और क्योंकि आप शायद ये इंप्लीकेशंस पूरी तरह से आपको शायद जानकारी ना हो, इसी वजह से कोई एक शख्स है जो आपको कंट्रीब्यूट करता है, वही शख्स दूसरी पार्टी को कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर वो ज्यादा किसी पार्टी को देगा, किसी पार्टी को कम देगा, तो टारगेट बन जाएगा, अगली बार उसकी बिजनेस बंद हो जाएगी। तो आप ये कोई आसान सवाल नहीं है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो ढांचा हमने बनाया है, इस पारदर्शिता के साथ वो ढांचा ही ना कहीं गिर पाए। तो ये बहुत शॉकिंग एडमिशन है सिब्बल साहब कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन में कम ज्यादा होता है तो किसी की बिजनेस बंद हो सकती है। ये अपने लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है नहीं। और हम चाहेंगे कि सिब्बल साहब, आप जो कह रहे हैं कि आप भी करना चाहते हैं और विपक्ष भी ऐसा आए जो करना चाहे, या आप विपक्ष में हो या दूसरी पार्टी विपक्ष में हो, कम से कम लोगों को ये कानून तो मिले, लोगों को ये अधिकार तो मिले, ये मिले। लेकिन मुझे बहुत बड़ा, जैसे सत्या ने बताया कि कपिल जी ने कहा कि अगर ये सवाल पूछा जाए किसी से कि किसने कितना दिया, जिसने 20,000 से कम दिया, उस पर हमला भी हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो अगले मेहमान कर सकती हैं। अगले मेहमान हमारे साथ हैं, तुमने हमें कम पैसा दिया, हम तुम पे हमला करेंगे। अगले मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी ये सवाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिब्बल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात उन अधिकारों की जिनका जिक्र, एक मिनट समझिए, किसी एक पर्सन एक पार्टी को दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो जब वो दूसरी सत्ता में आएगी तो जिसने पैसा दूसरी पार्टी को दिया उसका तो समझ लीजिए वो कभी देगा ही नहीं आगे, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई का शुरू हो जाएगी। तो ये शॉकिंग चीज नहीं है कपिल जी। आसान काम। कपिल जी, क्या ये शॉकिंग चीज नहीं बोल रहे हैं आप हमें कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं कि वो चूंकि आपने हमको 2 रुपए नहीं दिया, हम आप पे गुस्सा उतारेंगे? वो देना बंद कर देगा आमिर भाई, वो देना ही बंद कर देगा। वो क्यों एक्सपोज हो? अगर मैं आपकी मदद करता हूं, आपकी फिल्म में कोई मदद करता है, वो एक्सपोज नहीं होना चाहता, तो उसकी मदद की क्या जरूरत है? हम पॉलिटिकल पार्टीज को इतने पैसों की जरूरत क्या है? वो मदद करनी बंद कर देगा। इससे बेहतर तो यह है कि जो भी कंट्रीब्यूशन हो उसका 150% टैक्स डिडक्शन हो, ठीक है, नॉर्मल थिंग, उसका 150% या 200% टैक्स डिडक्शन हो, सब चेक से हो, तो फिर तो बात बनेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी, आपका कहना है पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंडर नहीं आना चाहिए? नहीं, इस समय आरटीआई का जो एक्ट है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अंडर नहीं आती। आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये चर्चा का सवाल है, मैं ये नहीं कहता आना चाहिए। तो चर्चा ही तो कर रहे हैं कपिल जी, चर्चा ही तो कर रहे हैं। आप अपना ओपिनियन दे दीजिए, हम चर्चा ही तो कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है?
चर्चा का सवाल है तो आप चर्चा करिए। पार्टी ने तय करना है, मैं इंडिविजुअल हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी तय करती, इसकी रैमिफिकेशंस बड़ी हो सकती है। तो ये अच्छा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना ओपिनियन दूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली पार्टी से अगले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिकारों की बात, जिन अधिकारों का आपने जिक्र किया वो उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये भी बता दें दर्शकों की 30 लाख से ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए आपके इस एपिसोड को। 30 लाख स्वाति, 30 लाख का मतलब देश जो है वो ऐसा नहीं कि इस इलेक्शन के माहौल में सब कुछ भूल चुका है। सबको अपने हकों का, अपने अधिकारों की चिंता है। जी, और ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, आप देखते रहिएगा कैसे बढ़ रहा है। वो ये अधिकार जिनकी बात की आमिर ने, उन पर नजर डाल लेते हैं। चुनाव सिर पर है, देश भर में नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। लेकिन क्या देश का हर नागरिक वोट देने जाएगा? सरकार ने जो अधिकार हमें दे रखे हैं उनमें वोटिंग का अधिकार सबसे निर्णायक है, लेकिन वोट डालने कितने लोग जाते हैं? 2009 के लोकसभा चुनाव में देश भर में करीब 60% लोगों ने वोट दिया, यानी 10 में से 6 लोग वोट देने गए। दिल्ली में तो पिछली बार 50% लोग ही वोट डालने गए, यानी आधे लोग वोटिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं। मुंबई में और भी बुरा हाल रहा, सिर्फ 44% लोग वोट डालने गए। दक्षिण मुंबई सीट पर सिर्फ 40% मतदान हुआ, यानी 10 में से 6 लोगों ने वोट देना जरूरी नहीं समझा। सवाल यह है कि हम वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? साल पहले 1994 में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। 2005 में सूचना का अधिकार मिला, लेकिन कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? हर साल सिर्फ 20 से 25 लाख सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। 125 करोड़ की आबादी में यह आंकड़ा कम है, क्योंकि सरकार को कोसने वालों की तादाद तो करोड़ों में है, लेकिन 10 रुपए देकर सवाल पूछने के पचड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। सरकार की तरफ से मिले शिक्षा के अधिकार में भी हम पिछड़े हुए हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2/3 बच्चे अभी भी बुनियादी शिक्षा से महरूम हैं। सिर्फ 1/3 बच्चे 4th क्लास तक पहुंच पाते हैं। भारत में वयस्क निरक्षरों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। उपभोक्ता अधिकार पर भी हमारा रवैया उदासीन है। 28 साल पहले हिंदुस्तान में उपभोक्ताओं को अधिकार मिले, शिकायत से लेकर जानकारी के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन हम इन अधिकारों को लेकर सजग नहीं रहते। सरकार ने ऑनलाइन जागो ग्राहक जागो अभियान भी चला रखा है, लेकिन मिलावट से लेकर धोखाधड़ी की शिकायतें आती हैं। सवाल यह है कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये सवाल तो हमारा आपसे है, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, आमिर का आपसे भी सवाल है। नमस्कार सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल है कि सोशल ऑडिट्स हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में, नमस्कार, सोशल ऑडिट्स हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में एक बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हमारा आपसे सवाल यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एक बहुत अहम चीज है, ये कंट्रोल करने के लिए कि जो पैसा या जो योजनाएं लोगों तक पहुंचे वो वाकई पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं। तो सोशल ऑडिट्स उनका ये एक सोल्यूशन है। तो राज्य सरकारों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्यों नहीं होते हैं सोशल ऑडिट्स? देखिए, जब एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो हमें इस तरह की चीजों की आवश्यकता कम पड़ती है। बीजेपी की भिन्न भिन्न सरकारों ने अपने अपने तरीके से ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस किए हैं। जैसे मध्य प्रदेश पहली सरकार थी जिसने कि यह तय किया कि जब भी कोई काम दिया जाएगा, सर्टेन उसने वर्क्स आइडेंटिफाई किए, उसका एक निश्चित समय उन्होंने निर्धारित किया कि इतने समय में इस कार्य को होना है। यदि नहीं होना है तो संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी है, संबंधित अधिकारी की। तो क्या होता है कि इससे करप्शन को कंट्रोल करने में ऑटोमेटिक बहुत
हद तक आपको एक सहायता मिल जाती है, क्योंकि इतने दिन के बाद उस अधिकारी को उसका उत्तर यस या नो में देना है। आज करप्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपने कोई चीज दी और कोई उस फाइल पे बैठ गया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, अब उसकी मजबूरी हो गई कि इतने दिन में। लेकिन सुधांशु जी, जो हम लोगों की बातें सुनते हैं, सुधांशु जी माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन जो लोगों की बातें सुनते हैं हम देश भर से, वो चाहते हैं कि वो खुद सवाल पूछें। एक औरत कहती है कि भाई जब मैं अपने बच्चे को 10 रुपए देती हूँ मार्केट जाने के लिए और उसमें कहती हूँ कि तुम बीड़ी ले आओ या कुछ चाय की पत्ती ले आओ, तो मैं उससे हिसाब मांगती हूँ, मैं पूछती हूँ कि भैया ये पैसा कहां खर्चा हुआ। तो इसी तरह से सोशल ऑडिट जो है एक लोकतंत्र में, क्या आपको लगता है कि सोशल ऑडिट्स नहीं होने चाहिए? अगर मैं कहूं कि मेरी सरकार बड़ा अच्छा कर रही है, आप सोशल ऑडिट ना करें, हमारा सोशल ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्या ये सही जवाब है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसकी जो तकनीकी और वैधानिक पहलू है वह अपनी जगह है। एक होता है पॉलिटिकल और इंटेंशनल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल। मैं पॉलिटिकल और इंटेंशनल वाले विषय पे बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक सरकार का क्यों, हमारी उत्तराखंड की ये पहली सरकार थी इसने जन लोकपाल विधेयक लाया था, बिल्कुल उसी पैटर्न का, जिसका कि उस समय अन्ना और केजरीवाल दोनों ने प्रशंसा की थी। भले ही बाद में जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसने उसको डंप कर दिया। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी तो हम पूरा लाना चाह रहे थे। अब जैसे अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं तो सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? आपके राज्य सरकारों में सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? जो राज्य हैं जहां पे आपकी सरकार है वहां पे सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या वहां के लोगों को अधिकार नहीं है? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट हैं, जी नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और लोगों तक प्रॉपर जस्टिस पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न राज्य सरकारों ने अपने अलग अलग प्रकार के कदम उठाए हैं। और इवन आप देख लीजिए कि प्लानिंग कमीशन के भी डाटा में किसी भी इंप्लीमेंटेशन में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हमेशा नंबर 1 पे है। इवन याद करिए 20 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो इंदिरा गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमेशा बीजेपी सरकारें आती थी, 2010 के बाद रैंकिंग बंद कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो मैं ये भी कह रहा हूं, जब आप अलग जगह जा रहे हैं, सवाल ये नहीं कि बीजेपी आगे या कांग्रेस आगे, हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का छोटा सा वक्त है सुधांशु जी। अच्छा चलिए, मैं बोल रहा हूं सुधांशु जी, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि हम यहां इसलिए नहीं बैठे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी कर रही है या कांग्रेस अच्छी कर रही है, हम पॉलिटिकल लोग तो है ही नहीं। हम सिर्फ सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी या क्या आप एज ए बीजेपी स्पोक्समैन हमें ये बता सकते हैं कि आप सोशल ऑडिट्स, जहां पर जनता से खुद जाके पूछा जाएगा कि भाई आपका ये काम होना था, हुआ कि नहीं, ये सोशल ऑडिट्स क्या बीजेपी चाहती है या नहीं, और अगर चाहती है तो क्या वो लाएगी या नहीं? सिर्फ सोशल ऑडिट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता के से उसकी इच्छा पूछना और पारदर्शी शासन रखना और ईमानदार और स्पष्ट शासन रखना, ये हमारा कमिटमेंट है। और उसके लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सोशल ऑडिट्स आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? सोशल ऑडिट्स आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ऊपर आप पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल ऑडिट मैं आपसे साफ कह रहा हूं, इंटेंशन क्या है? सोशल ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी, सोशल ऑडिट के भी जो प्रावधान होंगे वो भी करेंगे हम लोग। हम मगर ये बातें जो आप कह रहे हैं, इन चीजों के मैंने दोनों बात कहे, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगली, आप जनता को कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार प्राप्त है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा या नहीं? चाहता हूं, आंध्र प्रदेश में सोशल ऑडिट जो पावर डेलीगेटेड है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मेरी बात सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश में एक बड़े पैमाने पे सोशल ऑडिट्स हुए हैं, वहां पर 8000 सरकारी अफसरों को या तो बर्खास्त किया गया है या उनको नौकरी से निकाला गया, उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक कॉमन इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए ये काम होना था, नहीं हुआ, मेरा पैसा छीना गया और उसके वजह से जो ये भ्रष्ट सरकारी अफसर है उसको सजा मिली। तो ये बहुत एक बड़ी ताकत है। सोशल ऑडिट्स हिंदुस्तान में हर जगह होने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी इसे सपोर्ट करना चाहिए? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने इसी प्रकार का तो कानून बना रखा है कि इतने ड्यूरेशन में आपको काम करना, अदरवाइज आप पे कार्रवाई होगी। दोनों की मूल भावना में आप देखें तो क्या अंतर है? सोशल ऑडिट्स होते हैं मध्य प्रदेश में। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार ने यह नियम बना रखा है, डिफरेंट वर्क्स के लिए टाइम आइडेंटिफाई कर रखा है। लेकिन चेक कौन करता है? ऐसा ही नियम चेक कौन करता है? चेक को तो पब्लिक को करना पड़ेगा कि भैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोशल ऑडिट्स का मतलब यही होता है कि सोशल, आप लोगों में जाएं, पूछें ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये तो हो नहीं रहा है। मैं एज ए सरकार कुछ भी डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन वो जब तक आप जनता से ये होता है कि जिस डेट को आपने कोई काम दिया है, जिसकी रिसिप्ट आपके पास है,
तो सोशल ऑडिट के खिलाफ अगर आपको 30 दिन के अंदर उस काम का उत्तर मिलना, 31वें दिन आप सरकार से पूछ सकते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। तो मतलब हम ये समझ लें कि आप सोशल ऑडिट के खिलाफ हैं, क्योंकि मैं 4 दफा पूछ चुका हूं आपको ये बात। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सोशल ऑडिट के खिलाफ है। हम ट्रांसपेरेंसी और क्लियरेंस, एक पारदर्शी स्पष्ट शासन के पक्षधर हैं, और हमने एक नहीं, अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। तो सोशल ऑडिट्स के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? अच्छा, ये अच्छा है कि नहीं, सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? शुरुआत किसमें हुई? हम ये बोलते हैं कि चलिए बीजेपी की राज्य सरकार जहां है वो छोड़ देते हैं, कांग्रेस की सरकार जहां छोड़ देते हैं, हम जापान की बात करते हैं। तब जब प्रॉपर बात करते हैं जापान की, जापान में सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या कहीं भी दुनिया में सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि सोशल ऑडिट से हमको पता चलता है कि जो काम होना था वो हुआ कि नहीं हुआ। 3 पुल बनने थे, सिर्फ 1 बना है। सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कॉन्सेप्चुअली आपकी क्या राय है? मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल होना चाहिए, बट उसको एफिशिएंट एग्जीक्यूट करने का मैकेनिज्म और इंस्ट्रूमेंट भी तो होना चाहिए हमारे पास। ऐसे तमाम विधेयक हैं जो हमने बना दिए, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम नहीं इंप्लीमेंट। ब्रेक के बाद हम लोग, इसलिए पहले इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस किए जाएं और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु जी ने बात की कि किस तरह से अधिकारी को समय में उसने काम नहीं किया, तो वो एक पर्सनल काम की बात थी। सोशल ऑडिट का जो मामला था वो कि कोई किसी गांव में कोई काम हुआ है, वो हुआ या नहीं हुआ, उसका चेक होना है कि नहीं होना। खैर, वो उनका कहना है कि इससे भी ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अब आगे हमारे साथ जुड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। आप देख रहे हैं असर और आमिर खान हमारे साथ हैं, और आमिर खान बहुत ही तीखे सवाल पूछ रहे हैं नेताओं से। नहीं, बहुत ही साधारण सवाल है, उनका जवाब हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं जी। तो अब उस मोहल्ला सभा वाले मुद्दे की भी बात कर लेते हैं जी, जिसका सत्यमेव जयते में जो मुद्दा उठाया गया जी, तो मुद्दा उठाया गया जी है कि गांव के लोगों को जैसे ग्राम सभा का अधिकार मिला है, वैसे ही शहर में हमें मोहल्ला सभा का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम अपने इलाके के स्थानीय मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर खुद फैसले ले सकें, इस लोकतंत्र का एक हिस्सा बन सकें। मोहल्ला सभा नागरिकों की सार्वजनिक ताकत को व्यक्त करने के लिए एक जरिया। नागपुर के एक मोहल्ले में हाल ही में लोगों ने इस ताकत को आजमाया और सफलता पाई। सिर्फ नागपुर को जनता को मूर्ख बनाया गया कि 7 दिन 24 घंटे कंटिन्यू आपको पानी मिलेगा। कोई प्राइवेट 2-4-5 आदमियों के फायदे के लिए इस योजना को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, ये भी हमने सब लोगों को समझाया कि ये हमको थोपा जा रहा है। पानी के निजीकरण के खिलाफ मोहल्ला सभा की ताकत खड़ी हुई। हमको महानगर पालिका ने पानी देना चाहिए, हमको ये प्राइवेट कंपनी का पानी नहीं चाहिए। हमारा निर्णय, जनता का निर्णय, ये सर्वश्रेष्ठ है, तभी लोकतंत्र आ सकता है और तभी लोकतंत्र की जीत हो सकती है। बड़े काम की मोहल्ला सभा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल साहब भी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, आमिर से आपके भी सवाल हैं। नमस्ते अरविंद जी। नमस्ते आमिर जी, हाउ आर यू? आई एम वेल। अरविंद जी, हम 2-3 मुद्दे हमारे सामने आए जब हमने ये शो किया हमारा सत्यमेव जयते इस टॉपिक पर, डेमोक्रेसी के टॉपिक पर, और उससे मिलते जुलते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सोशल ऑडिट्स पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में सोशल ऑडिट्स आएं, और जब कभी आपकी सरकार बने राज्यों में क्या आप सोशल ऑडिट्स लाना चाहेंगे? सोशल ऑडिट भी लाना चाहेंगे। दोनों चीज़ों पे हमारी पॉजिटिव राय है। सोशल ऑडिट होता है कोई काम हो जाने के बाद जनता उसका ऑडिट करती है। हम तो ये कह रहे हैं, जो अभी अभी आपने क्लिप दिखाई, ये इसके बारे में थी कि क्या काम होने चाहिए हमारे एरिया के अंदर, सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, और हमारे एरिया के सरकारी कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये वाले अधिकार भी हमें मोहल्ला सभा को देने चाहिए। तो जब हमारी 49 दिन की अभी दिल्ली में सरकार थी, हमने इसका ऑलरेडी कानून ड्राफ्ट कर लिया था और उसका नाम हमने स्वराज बिल रखा था जी। और ये तो सरकार गिर गई, नहीं तो जिस दिन गिरी थी अगले दिन वो स्वराज वाला बिल इंट्रोड्यूस होने वाला था, जिसमें लोकल इश्यूज के ऊपर हम सारी पावर अपने हाथ काट के हम जनता को देने वाले थे। जी जी, ये बल्कि ये मेरा दूसरा सवाल था। आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब दिया। एक तो सोशल ऑडिट्स आप कहते हैं कि होने चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है और हम खुश हैं इस बात से। और मोहल्ला सभा भी हमारा एक सवाल था कि मोहल्ला सभा आप अगर सरकार में आए या आपकी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में आपकी सरकार होगी, तो आप मोहल्ला सभा
रखना चाहेंगे? नगर राज बिल, जो एक मॉडल नगर राज बिल था, वो अपने राज्य में आप लाना चाहेंगे सही तरीके से? हाँ, वो मॉडल नगरराज बिल को ही हम एक्चुअली उसको स्वराज बोलते हैं, अपना राज, जनता का राज जी। क्योंकि हमें लगता है कि देश को आज़ादी जब मिली थी, हमने इसीलिए तो आज़ादी ली थी कि सीधा सीधा जनतंत्र होगा, जनता का राज आएगा, स्वराज आएगा, तो हम उसे स्वराज बिल बोलते हैं, उसी को नगरराज बिल बोल देते हैं। जी, समझ गया मैं। तो हमें खुशी है कि आप ये दोनों चीजें करना चाहेंगे। तीसरा मेरा एक सवाल था, हमारे शो में एक और चर्चा हुई थी, वो था शिकायतकर्ता निवारण कानून। ये कानून जो है हम सबको लगा कि ये बहुत ही ताकत देता है लोगों को, जिन लोगों के पास कंप्लेंट्स हैं, जो नाखुश हैं किसी एक मुद्दे से गवर्नेंस के, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं और फिर उनकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी। वो लंबा कानून का केस नहीं होगा, लेकिन फौरन उनकी शिकायत सुनी जाएगी। तो ये बिल पर आपकी क्या राय है, शिकायतकर्ता निवारण कानून? इससे भी हम पूरी तरह से सहमत हैं आमिर। इनफैक्ट आपको याद होगा जब आप रामलीला मैदान में आए थे जी, तो जिस जन लोकपाल बिल के लिए हम सब लोग लड़े थे, उस जन लोकपाल बिल के अंदर ही इसका प्रावधान था सिटीजन चार्टर्स का, कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी काम कितने दिन में होगा, आपका पासपोर्ट कितने दिन में बनेगा, आपकी विधवा पेंशन कितने दिन में लगेगी, आपका राशन कार्ड कितने दिन में बनेगा, इसकी टाइम लिमिट फिक्स की जाए। और उतने टाइम में अगर उसका काम नहीं होता है तो फिर जो कंसर्न्ड अधिकारी है उसकी तनख्वाह काटी जाए और वो तनख्वाह उसको मुआवजे के रूप में दी जाए, और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए जहां पे वो आके अपनी शिकायत कर सके, और वो अथॉरिटी फिर इस पे निर्णय लेगी कि उसकी किस ऑफिसर की तनख्वाह कटनी है और उसका काम 30 दिन में करवाया जाएगा। तो जो जन लोकपाल बिल, वही जन लोकपाल बिल जिसके लिए हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, जब हमारी दिल्ली में भी सरकार बनी थी, वही जन लोकपाल बिल हम लोगों ने असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये शिकायत निवारण वाला इशू भी था। लेकिन उसके ऊपर ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलकर हमारी सरकार गिरा दी। उनका कहना है कि आपने सही तरीका नहीं अपनाया, आपको होम मिनिस्ट्री में पहले अप्लाई करना चाहिए था। तो ये सही तरीका क्यों नहीं अपनाया आपने? सही तरीका हमने अपनाया था, वो गलत कह रहे हैं। एक दिल्ली एनसीआर एक्ट है जिसका एक सेक्शन ये कहता है कि हमें एलजी की अप्रूवल लेनी है, और दूसरा सेक्शन ये भी कहता है कि अगर एलजी की अप्रूवल ना ली जाए तो वो कानून पास करने के बाद भी ली जा सकती है। अच्छा। सो हम लोगों ने एलजी की अप्रूवल सोचा था कि बाद में ले लेंगे, इंट्रोड्यूस करने के पहले नहीं लेंगे। सो बोथ द ऑप्शंस आर देयर, एक सेक्शन 26 है या 24 है और एक दूसरा है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने तो ये भी कहा ना कि वो तैयार थे आपके इस बिल के लिए। कौन? कांग्रेस और बीजेपी ने कहा कि हमें बिल से कोई दिक्कत नहीं है। सर वो तो झूठ बोल रहे थे। अगर भाई अगर एक सेक्शन ये कहता है कि अप्रूवल बाद में ली जा सकती है तो अप्रूवल, उन्हें ये पता था कि अगर ये कानून केंद्र सरकार में चला गया तो केंद्र सरकार तो वही सरकार है ना जिसने 2 साल पहले रामलीला मैदान में कानून पास नहीं किया था। उनको पता था कि केंद्र सरकार में चला गया तो वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे, अप्रूवल नहीं देंगे उसके ऊपर, और यही वो लोग चाहते थे कि ये भेजे तो सही वहां पे, अगर भेज दिया तो वहां लटक जाएगा। ये दोनों उसको लटकाना चाहते थे, बिकॉज ये कानून एक तरफ तो शिकायत निवारण की भी बात करता है और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारियों को सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट की सजा मिलेगी, जल्द मिलेगी और सबको मिलेगी जो भ्रष्टाचार करेंगे, उसकी बात करता है। तो अरविंद जी, हमारे साथ निखिल देश आप भी जुड़ रहे हैं। मैं अरविंद जी से पूछना चाहूंगा। अरविंद जी, तो ये जो शिकायतकर्ता निवारण कानून जो है इस वक्त तो पार्लियामेंट में लैप्स हो गया है, अभी नई सरकार बनेगी, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इस बिल को दोबारा पास कराना चाहेंगे, शिकायतकर्ता निवारण कानून? और इसके एक और सवाल है मेरा, अगर आपकी सरकार ना बने तो जब कभी भी ये बिल सामने आए पार्लियामेंट के, तो क्या आप इसको समर्थन देंगे, सपोर्ट देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। वी आर कंप्लीटली कमिटेड टू दैट। निखिल देश साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने काफी काम किया इन पूरे मुद्दों पर। निखिल जी, आप पूरी बातचीत सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आमिर की, आपके क्या इनपुट्स हैं इस पर? मेरे इनपुट्स ये हैं कि अरविंद जी और ये सब लोगों ने यही मुद्दे उठाए थे जब आंदोलन किया था। हम तो आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम गांव में और शहरों में लोग इकट्ठा होकर इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हमने देखा कपिल सिब्बल साहब ने और सुधांशु जी ने, दोनों ने कहा कि सोशल ऑडिट पर भी आगे पीछे होते रहे और शिकायत निवारण कानून पर कहा कि हम पास तो करना चाहते हैं लेकिन पास किया नहीं। अब अरविंद जी ने कहा कि बाहर से कुछ हो नहीं पा रहा है, हम अंदर जाके करेंगे,
लेकिन अंदर तो उन्होंने कहा दोनों ही इकट्ठे हो गए और नहीं होने दिया, और उनकी सरकार ही उस पर छूट गई। तो जनता कहाँ जाए? अंत में तो जनता, कोई तो कहता है हम पास करना चाहते हैं, फिर भी पास नहीं होता है। कोई कहता है हम पास करेंगे नहीं करेंगे, हम दूसरे ढंग से करेंगे। कोई कहते हैं हम अंदर जाएंगे और कराएंगे, लेकिन वो अंदर जाने वाले वो भी लोग नहीं कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। तो अंत में हमें कहीं ना कहीं, अब तो चुनाव है, इन सबको पकड़ के कहना पड़ेगा कि इतने दिन के अंदर अंदर आप पास करो, वरना आप गद्दी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो। ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा, वरना जनता को कहीं से बात खुद कर नहीं रहे हैं, जनता कहाँ जाए इसमें? तो इसका जवाब यही है निखिल जी कि जनता ये सवाल पूछे कि शिकायतकर्ता निवारण कानून हमको चाहिए, और कौन सी पार्टी है जो, क्योंकि अभी नेशनल इलेक्शंस आ रहे हैं, वो अपने पार्टी जी का कहना है कि सब कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, और फिर सब बात भी नहीं करते, सब झगड़ते रहते हैं। वो सवाल पूछा जाए, लोग उनसे सवाल पूछे कि आप कितने वक्त में पास करेंगे, 3 महीने में पास करेंगे, 6 महीने में पास करेंगे। ये सवाल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमको पूछना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल जी। इसमें आपकी क्या राय है अरविंद जी? नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और अभी 49 दिन की जो हमारी सरकार थी उसके परफॉर्मेंस से दिल्ली में तो कम से कम लोग बहुत खुश हैं। और जब भी दोबारा असेंबली चुनाव होंगे, दिल्ली के लोग कहते हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत देंगे, इस बार हमें बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अगर पूर्ण बहुमत आता है तो हम नगरराज बिल भी पास करेंगे, शिकायत निवारण बिल भी पास करेंगे, जन लोकपाल बिल भी पास करेंगे, तुरंत पास। अरविंद जी, क्या इलाज सिर्फ पूर्ण बहुमत ही है? अगर नहीं आता है, या जब तक नहीं आता, एक दिल्ली की बात नहीं, अब देश की भी बात है, तो क्या तब तक ये सब मुद्दे लटकते रहेंगे? तो जनता को तय करना है ना भाई। अगर जनता को बिल चाहिए तो पूर्ण बहुमत दो, अगर जनता को पूर्ण बहुमत जनता नहीं देगी तो फिर बिल कैसे आएंगे? जनता को तय करना है सर, जनता डेमोक्रेसी है, ये जनता एक और सवाल है मेरा अरविंद जी आपके लिए, और वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या आरटीआई के तहत आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। तो शायद आप एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी हैं जो ये कहते हैं, मुझे लगता नहीं कोई और और। मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने तो मुद्दा ही यही बनाया हुआ है। जी अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। निखिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो ये एपिसोड आपने आईआईटी कैंपस में भी देखा, जी जी जी, उसकी भी कुछ तस्वीरें देख लें चलते चलते। जी जी जी। मुझे यही लगता है कि हम इस डेमोक्रेसी का, इस लोकतंत्र का हिस्सा बने, वो सबसे अहम चीज है। मुंबई के पवई में आईआईटी के कॉन्वोकेशन हॉल में करीब 1,500 छात्रों और प्रोफेसर्स के सामने आमिर खान का संदेश एकदम साफ था। चुनाव का मौसम है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार यानी वोट की ताकत हम सबके पास है। जरूरत है तो उस ताकत के सही इस्तेमाल की। एक एमपी का काम है कि वो कानून पर सोचे, हमारे देश के कौन से कानून हैं जिसमें बदलाव की जरूरत है, तो उसमें चर्चा करे हमारे तरफ से, और उसमें वो काबिलियत हो। अब सवाल ये कि काबिल नेता को कैसे पहचाने? क्या वो आपको कुछ ऑफर करता है कि भैया मुझे वोट दे दो, मैं तुमको कुछ दे दूंगा, जो बहुत रैम्पेंट है आजकल। तो जो आदमी आपका वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है, उसका मॉरल स्टैंडिंग तो अच्छा हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार आरटीआई से होकर सवाल फिर चुनाव पर आ गया। आईआईटी के छात्रों ने आमिर से पूछ ही लिया कि देश में चपरासी बनने के लिए अगर इम्तिहान देना पड़ता है तो आखिर मंत्री बनने के लिए इम्तिहान क्यों नहीं? एक आदमी ने मुझे पूछा, यार चपरासी के लिए एग्जाम होती है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए एग्जाम होती है, हर चीज के लिए होता है, तो जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनके लिए कौन सी एग्जाम होती है? ही वाज नॉट अ सो लिटरेट पर्सन, बट उनके लिए कौन सी एग्जाम होती है? तो आई वाज के बहुत सही कहा आपने हर लेवल पे, और बनाना चाहिए कोई एग्जाम यार उनके लिए भी। नहीं, जाते जाते आमिर का संदेश साफ था कि बदलाव आ सकता है। अक्सर दिल में ये बात रहती है कि अरे यार कुछ बदलता नहीं, हम लोग काफी नेगेटिव हो गए हैं हमारी थिंकिंग में। अक्सर हमको लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, अरे ये क्या हो जाएगा यार। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है कि चेंज आ रहा है और बहुत फास्ट आ रहा है।
और ये अधिकार जो है आप सबके हाथ में है, वोट का अधिकार, उसके जरिए आप ये हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यजीत और स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर बहुत बहुत शुक्रिया, और रविवार को जरूर देखिएगा सत्यमेव जयते। इस दफा का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है, चुनावों के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो फिर रविवार को जरूर देखिएगा, और असर देखना फिर ना भूलिएगा अगले गुरुवार को, क्योंकि चुनाव से जुड़ा हुआ है। फिर नेताओं से सवाल पूछेंगे। अभी आप आगे एबीपी न्यूज पर देखिए कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है ओपिनियन पोल में। धितंग डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा। धितंग डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जबूरा। कुर्सी पे जो बैठा उसे मैं बादशाह समझा, और खुद को समझ बैठा मैं चीड़ का दुर्रा। धितंग डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा।